तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतने ही अहम मुद्दे पर। क्या अपनी पत्नी या जीवन साथी के नाम पर प्रॉपर्टी लेना एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इसके पीछे की कानूनी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यही है वो बड़ा सवाल कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक समझदारी भरा कदम है पैसे बचाने का, या इसमें कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल खतरा छिपा हुआ है। लोग ना अक्सर इसी दुविधा में फंस जाते हैं। चलिए आज इस पूरी बात को साफ करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक बड़े सवाल से, फिर देखेंगे एक आम गलतफहमी जो लोगों को होती है। इसके बाद कानूनी हकीकत क्या कहती है वो समझेंगे। फिर आएंगे रिस्क्स और नुकसान पर, छूट और रिस्क इन दोनों की तुलना करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि कब ये फैसला सही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर लोग अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते ही क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे ना मोटा मोटी दो वजह होती हैं। एक तो है प्यार और विश्वास जताने का तरीका, और दूसरी जो शायद ज्यादा कॉमन है वो है स्टैम्प ड्यूटी में मिलने वाली छूट का लालच। अब आते हैं उस चीज पर जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जिसे हम कह सकते हैं मालिकाना हक का मिथक। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर झगड़े और परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। तो मिथक क्या है? सोच ये है कि भाई पैसा मेरा है तो प्रॉपर्टी भी मेरी ही हुई। लोगों को लगता है कि क्योंकि उन्होंने पेमेंट की है तो वो जब चाहें प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। लेकिन असलियत यानी कानूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी उसी की प्रॉपर्टी। ये जो मेरा पैसा मेरी प्रॉपर्टी वाली सोच है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। तो चलिए अब जरा कानून की निगाह से देखते हैं। कानून जो है ना, इस ट्रांजैक्शन को एक सिंपल सी खरीद फरोख्त नहीं मानता। वो इसे एक बिल्कुल अलग एंगल से देखता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ गिफ्टिंग, यानी कि उपहार या गिफ्ट देने का नियम। कानूनी भाषा में जब आप अपने जीवन साथी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसे इर्रिवोकेबल गिफ्ट माना जाता है। इर्रिवोकेबल का सीधा सा मतलब है जिसे रद्द ना किया जा सके, यानी एक बार यह ट्रांसफर पूरा हो गया तो बस हो गया, आप इसे वापस नहीं ले सकते। ये एक परमानेंट ट्रांसफर है। अब जरा सोचिए, अगर कल को कोई अनबन हो जाती है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तब क्या होगा? वहां अगर पत्नी ये मान भी ले कि हाँ पैसे तो पति ने ही दिए थे, वो आराम से कह सकती है कि साहब ये तो प्यार में दिया गया एक तोहफा था। और कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक एक बार गिफ्ट दे दिया गया और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट इस दलील को पूरी तरह से मानेगा। अच्छा, तो अब जब हमने कानूनी पोजीशन समझ ली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रिस्क्स और नुकसान की। मतलब मालिकाना हक का असली मतलब क्या है और इसके क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है ना, उसके पास इसके सारे के सारे अधिकार आ जाते हैं। जैसे वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी को भी गिफ्ट कर सकती है, अपनी मर्जी से किसी के भी नाम उसकी वसीयत लिख सकती है, यहां तक कि उस प्रॉपर्टी पर लोन भी ले सकती है। और ये सब कुछ करने के लिए उन्हें पति की परमिशन की जरा सी भी जरूरत नहीं है। और अगर भगवान न करे रिश्ते में दरार आ जाए और बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो पति को डबल लॉस यानी दोहरा नुकसान हो सकता है। एक तो प्रॉपर्टी हाथ से गई और दूसरा हो सकता है कि उसके बाद भी मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता देना पड़ जाए। तो प्रॉपर्टी भी गई और पैसे भी देने पड़ रहे हैं। अगर कोई सोचे कि चलो कोर्ट में केस लड़के प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे तो ये लगभग नामुमकिन है। इस सोर्स के मुताबिक ऐसी कानूनी लड़ाई में 15 से 20 साल तक लग सकते हैं और जीतने की उम्मीद न के बराबर होती है। आखिर में फैसला अक्सर यही आता है कि भाई प्रॉपर्टी तो उसी की है जिसके नाम पर कागज हैं। तो अब आते हैं उस एक वजह पर जिसके चक्कर में बहुत से लोग ये डिसीजन ले लेते हैं, यानी स्टैम्प ड्यूटी में मिलने वाली छूट। चलिए इसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये छूट इतने बड़े रिस्क के लायक है भी या नहीं। देखिए, आमतौर पे होता यह है कि एक महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टैम्प ड्यूटी में सिर्फ 1 से 2% की छूट मिलती है, जो कि अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। यहाँ इस चार्ट को देखिए और इस अंतर को समझिए। मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको 1-2% की छूट मिली, यानी कह लीजिए कुछ हजार रुपए आपने बचा लिया। लेकिन दांव पर क्या लगा है? दांव पर लगी है पूरी की पूरी 50 लाख की प्रॉपर्टी। तो सवाल तो उठता है ना कि क्या चंद हजार रुपए बचाने के लिए लाखों का इतना बड़ा रिस्क लेना अक्लमंदी है?
तो क्या इस सब का मतलब ये है कि पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोर्स एक ऐसी सिचुएशन के बारे में भी बताता है जहां इस अरेंजमेंट को कम जोखिम भरा माना जा सकता है। तो वो कम रिस्क वाली सिचुएशन क्या हो सकती है? पहली शर्त, जब पत्नी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब या बिजनेस करती हो। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने में वो अपने खुद के कमाए हुए पैसों का एक अहम हिस्सा लगा रही हो। और तीसरा, पति का जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो पूरा ना हो बल्कि सिर्फ एक हिस्सा हो, सप्लीमेंट्री हो। जब उनकी अपनी कमाई भी उस प्रॉपर्टी में लगी होती है तब ये एक ज्यादा आरामदायक विकल्प हो सकता है। इस पूरी चेतावनी भरी सलाह के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये सोर्स फैमिली कोर्ट के मामलों पर अपना एक नजरिया पेश करता है। सोर्स का दावा है, और मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि ये सोर्स का दावा है, कि फैमिली कोर्ट में 90% केस झूठे और ईगो पर आधारित होते हैं। सिर्फ 10% ही घरेलू हिंसा के असली मामले हो सकते हैं। ये जानकारी हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। तो सारी बात का सार ये है कि इसका जवाब हां या ना में नहीं है। असली बात है एक जानकार, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। ऐसा फैसला जो विश्वास पर भी आधारित हो और जिसमें आपको कानून की पूरी समझ भी हो। बिना पूरी जानकारी के लिया गया कोई भी फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज के मॉडर्न रिलेशंस में प्यार, विश्वास और फाइनेंशियल समझदारी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।